अपने लाइफस्टाइल को देखें, कैसे हम 1990s में जी रहे थे और कैसे हम 2025 में जी रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है हमारी लाइफस्टाइल में वो है जिस चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, माइक्रोवेव, ओवन, कार, मोटरसाइकिल। 1990s में या तो ये चीज़ें नहीं थी या फिर थी भी तो अपने प्रिमिटिव स्टेजेस पे थी, और अब उनके एडवांस वर्जन अवेलेबल हैं। जो चीज़ 1990 से 2025 तक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई है वो एनर्जी है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारी नेसेसिटी है, कन्वीनियंस है, प्रोडक्टिविटी है, इनोवेशन है, एफिशिएंसी है, कम्युनिकेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है। अगर चाइना की जीडीपी की बात करें तो जैसे जैसे चाइना, कि हम चाइना की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चाइना दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है और आने वाले टाइम में भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी बनने वाली है। तो अगर हम चाइना की बात करें तो जैसे जैसे चाइना का जीडीपी इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे ही उनका एनर्जी का जो कंजम्पशन है, यूसेज है, वो भी बढ़ा है। अगर 2005 से लेकर 2023 तक की बात करें तो चाइना का जीडीपी तकरीबन 12% की ग्रोथ लिया है। अगर उसी ड्यूरेशन में एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो एनर्जी कंजम्पशन भी तकरीबन 7% सीएजीआर से बढ़ रहा है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देश में एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम ये ग्राफ देखें तो ये जीडीपी वर्सेस एनर्जी डिमांड को बताता है, जिसमें ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में 2029 तक में किस तरह से एनर्जी जो है वो एक मेन सब्सटेंस रह जाएगा और उसकी खपत कितनी बढ़ेगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है बड़ौदा बीएनपी परिदास एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। पूरा डिटेल लेके आए हैं इस एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। ये वो म्यूचुअल फंड होगा जो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो कि एनर्जी से रिलेटेड है। खूब सारा डिटेल, खूब सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है, जिसमें सबसे पहले हम उस म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो ये म्यूचुअल फंड आने वाला है, फिर एनर्जी सेक्टर देखेंगे और फिर उन म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे जो कि सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहे हैं। एंड के पार्ट में हम अपना एनालिसिस बताएंगे। हमने जब इस वीडियो को बनाया, जब पढ़ा इसका डेटा, तो हमको क्या समझ में आया, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक के पार्ट तक रुकिए, सुनिए, समझिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हुए डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम बड़ौदा बीएनपी परिदास एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, जिसका लॉन्च डेट 21 जनवरी है, क्लोजिंग डेट 4 फरवरी है, अलॉटमेंट डेट 14 फरवरी को होगा। इसमें आप 500 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, पर एक एग्जिट लोड है। यहाँ पे एक 1% का एग्जिट चार्ज लगेगा अगर आप 1 ईयर के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं तो। एनएवी 10 रुपीज़ का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड की होगी। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी एनर्जी टीआरआई। इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सूटेबल है उनके लिए जो कि एक हाई लेवल का रिस्क देखते हैं और साथ में एक लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे जो बेंचमार्क यूज़ हो रहा है वो निफ्टी एनर्जी टीआरआई है। अब इसको समझते हैं इस म्यूचुअल फंड को। तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, यानी उन कंपनियों में जो कि एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग करती हैं ट्रेडिशनल एंड न्यू एनर्जी की, साथ में
ऑयल एंड गैस, यूटिलिटी एंड पावर में, यानी टोटल एनर्जी में जो भी कंपनीज इंक्लूडिंग है जो काम कर रही है, जैसे कि आप जनरली देख सकते हैं ओएनजीसी हो गया या एनटीपीसी हो गया, ऐसी कंपनियां जो कि एनर्जी वर्टिकल में काम करती हैं, उन कंपनियों में ये इन्वेस्ट करके लॉन्गर टाइम में एक अच्छा पैसा यहाँ पे बनाना चाहता है। अब अगर डिटेल्स में देखें, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें कौन सी कंपनियां आती हैं, तो उसमें देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन में कंपनियां आएंगी जो माइनिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं। प्रोडक्शन जनरेशन में ऑयल रिफाइनरीज आएंगे। साथ में ट्रांसमिशन में वो कंपनियां आएंगी जो पावर ट्रांसमिट करती हैं गैस पाइपलाइन के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन में ऑयल मार्केटिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। और एनर्जी ट्रांजिशन में वो कंपनियां आएंगी जो कि ट्रांजिशन कर रही हैं टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब अगर इसका एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पे 80% से 100% तक का पैसा जो है वो एनर्जी वर्टिकल में इन्वेस्ट करने के लिए आया है। 0 to 20% एनर्जी वर्टिकल के बाहर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। 0 to 20% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, 20% म्यूचुअल फंड्स में, 20% 10% रिट्स या इन्वेट्स में। तो बेसिकली यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड में 10% और रिट्स और इन्वेट्स में 10%। मेनली ये जो पैसा होगा उसमें ज़्यादातर पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा एनर्जी वर्टिकल के अंदर ही। इनके फंड मैनेजर की बात करें तो इनके फंड मैनेजर मिस्टर संजय चावला होंगे, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, इक्विटी सीआईओ हैं। ये इन्होंने एमएमएस बिट्स पिलानी से किया है। इनको तकरीबन 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे काम करने के पहले ये बिरला सन लाइफ में काम करते थे, वहाँ पे ये सीनियर फंड इक्विटी मैनेजर थे। उसके पहले ये एसबीआई कैपिटल मार्केट में काम कर रहे थे। साथ में इन्होंने मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट, एसएमआईएफएस सिक्योरिटीज़ और आईआईटी में काम किया हुआ है। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये करंटली अभी रन कर रहे हैं। इनके जो दूसरे म्यूचुअल फंड मैनेजर होंगे उनका नाम मिस्टर संदीप जैन है। ये इन्होंने सीए किया हुआ है, साथ में बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है कोलकाता यूनिवर्सिटी से। और ये तकरीबन 16 ईयर्स से काम कर रहे हैं। इसके पहले ये आदित्य बिरला सन लाइफ में काम कर रहे थे और ये 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये चला रहे हैं। अब एनर्जी निफ्टी एनर्जी को देखते हैं। तो बेसिकली जो ये बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी, इसमें वो कंपनियां इंक्लूड होंगी जो कि पेट्रोलियम, गैस और पावर सेक्टर में काम करती हैं। टोटल 40 कंपनीज हैं जो कि मेजरली इसी के अंदर में काम करती हैं। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको सेलेक्ट किया जाएगा, यानी 40 कंपनियों को सेलेक्ट किया जाएगा जो पेट्रोलियम, गैस और पावर सेक्टर में काम करती हैं। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें 40 कंपनीज आएंगी। लॉन्च डेट इसका जुलाई 1, 2005 को हुआ था। बेस डेट इसका जनवरी 1, 2001 का है। और ये सेमी एनुअली इंडेक्स किया जाएगा। रिटर्न की बात करें तो इस समय इसका रिटर्न नेगेटिव चल रहा है, पर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो तकरीबन 5.14% प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न 6.50 है। 5 ईयर्स का रिटर्न तकरीबन 17.21% का प्राइस रिटर्न है और टोटल रिटर्न 19.68% का होगा। कंपनीज कौन सी आएंगी? तो 40 कंपनियों में जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनको अगर देखें तो सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का होगा। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जैसे ओएनजीसी की हम बात कर रहे थे, फिर कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सुज़लॉन एनर्जी, गेल, सीमेंस, सीजी पावर और टाटा पावर। तो ये 10 कंपनियां होंगी, जिनके पहले 10 कंपनियां हैं जिनकी वेटेज आपको बताई गई है। इसी तरह से बाकी 40 कंपनियां होंगी टोटल, जिसमें कि जो कि मेजरली पावर सेक्टर में ही काम करती हैं। अब थोड़ा सा एनर्जी वर्टिकल की तरफ आते हैं, समझते हैं कि एनर्जी सेक्टर की परफॉर्मेंस किस तरह की चल रही है। तो अगर की फैक्टर देखें जो एम्पावर करता है एनर्जी सेक्टर को, तो वो है जो इंक्रीजिंग नीड्स हैं एनर्जी की। जैसे हमने शुरू में भी बात किया, भारत देश एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल, जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं या काम करते हैं, बढ़ता जा रहा है, उसका ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो एनर्जी के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। साथ में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, जैसे हमने पहले भी बात किया कि भारत सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है एनर्जी के वर्टिकल के ऊपर, ताकि एनर्जी के वर्टिकल को इम्प्रूव किया जा सके। साथ में ग्रोइंग मिडिल क्लास, जैसे जैसे मिडिल क्लास आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, वैसे वैसे उनकी एनर्जी की नीड्स जो है, डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और साथ में न्यू एनर्जी ट्रांजिशन, जैसे
क्लीनर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट्स को। तो ये 4 बेसिकली की फैक्टर्स हैं जो एम्पावर कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर को। अब अगर आप एनर्जी सेक्टर को देखें तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में कंपनियाँ अकेले नहीं हैं। यहाँ पे भारत सरकार की भी बहुत सारा काम है जो भारत सरकार खुद भी इनिशिएटिव लेके कर रही है। जो इंडिया की कमिटमेंट है सीओपी, सीओपी मतलब जो इनका एक मीटिंग हुआ था टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज 2026 का जो मीटिंग हुआ था उसमें ये डिस्कस किया गया था। उसमें ये 5 इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने लिए थे। पहला इनिशिएटिव लिया था 2070 में टोटल एमिशन जो पॉल्यूशन की तरफ होता है उसको ज़ीरो करने का प्लान है। 2030 में जो कार्बन जो इंटेंसिटी है उसको 45% के आसपास ले जाने का प्लान है। साथ में 2020 तक 50% एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करके करने का ऐसा प्रोविज़न भारत सरकार ने दिया है। 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ा के 500 गीगावॉट्स ले जाना और 2030 तक जो कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन टन्स कम करना। ये 5 इनिशिएटिव्स हैं जो कि भारत सरकार ने क्लाइमेट चेंज अधिवेशन जो हुआ था उसमें लिया था जिसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है। तो डेफ़िनेट सी बात है जब भारत सरकार खुद ही इनिशिएटिव्स लेके काम कर रही है इनके तरफ तो जो हेल्प मिलेगी, जो सपोर्ट मिलेगी वो उन कंपनियों को मिलेगी जो कि इस सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि उस क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम को मीट कर सके, उसमें सबसे पहला है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया का चल रहा है। दूसरा है कि जो उनका पीएलआई है टू डेवलप सोलर और हाइड्रोजन वैल्यू चेन लोकली। उसके बाद एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि पेट्रोल में एथनॉल यूज़ करके या डीज़ल में एथनॉल यूज़ करके पेट्रोल की मात्रा को कम करेंगे और उससे गाड़ियाँ चल सकें। साथ में बायोगैस और नेशनल क्लीन एयर मिशन और जल शक्ति। तो ये 5 इनिशिएटिव्स हैं जो कि भारत सरकार ने खुद से उठाए हैं और खुद से काम कर रही है ताकि वो जो दे जो उन्होंने जो एक्सेप्ट किया है, चैलेंजेस जो एक्सेप्ट किए हैं उन्होंने चेंज मिशन में, उसको वो आगे लेके जा सके और उसको कंप्लीट कर सकें। अब एनर्जी का मतलब क्या है? अगर इसको देखें तो एनर्जी के सोर्सेज़ क्या होते हैं? तो वो कोल वैल्यू चेन होता है या क्रूड ऑयल होता है या हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन होता है या फिर अदर्स होते हैं। और उसको यूज़ कैसे किया जाता है? तो यूज़ उसको किया जाता है हाउसहोल्ड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में या फिर कनेक्टिविटी में। अब अगर वापस आएँ अपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में और टोटल कंपनियों की लिस्ट देखें, तो जो इंडस्ट्रीज़ इस थीम के अंडर में आएँगी उसमें कोल, गैस ट्रांसमिशन, इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज़ ये सारी की सारी थीम में आएँगे। अगर टोटल देखें तो आउट ऑफ 500 स्टॉक्स जो टोटल निफ्टी पे लिस्टेड हैं, उसमें 150 स्टॉक्स इसी थीम के अंदर बिलॉन्ग करते हैं। 1/3 तकरीबन निफ्टी 500 का वो इसी थीम के अंदर यानी एनर्जी के अंदर ही आता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसको हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 500 से और निफ्टी 500 में अगर आप देखें तो हर समय जो निफ्टी एनर्जी है उसने निफ्टी 500 से अच्छा परफॉर्म किया है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स का डेटा है जो कि रिलीज़ किया गया है और उसमें परफॉर्मेंस जो है वो निफ्टी एनर्जी की अच्छी चल रही है। अगर की मेजर्स को कंपेयर करें जो कि पीई है तो पी निफ्टी 500 का 25.8 है, वहीं निफ्टी एनर्जी का 15.2 है। जितना कम पी होता है उतना अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। पीबी 3.9 है निफ्टी 500 का और एनर्जी का 2.1 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो जो निफ्टी 500 है उसका 1 डिविडेंड यील्ड है परसेंटेज है, वहीं निफ्टी एनर्जी का 2.4 है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो है वो निफ्टी 500 का 25.9 है, वहीं निफ्टी एनर्जी का 41.1 है। तो क्या निफ्टी एनर्जी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है? साल दर साल उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? इसको डिटेल में हमको स्टडी करना चाहिए क्योंकि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस निफ्टी एनर्जी की होगी, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस उन कंपनियों की होगी और उतना ही अच्छा हमारा पैसा आगे बढ़ सकता है। तो ये है डेटा जो कि निफ्टी एनर्जी है। ये 2024 तक का डेटा है दिसंबर 31 तक का।
जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए इसका मंथ आया नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एक्सपेक्टेशन बाँध सकते हैं कि सितंबर से लेकर के दिसंबर तक सारा ही स्टॉक नीचे था, तो ये रेड में चल रहा था। पर उसके पहले भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मंथ नहीं रहा 2024 में, क्योंकि हमें पता है कि 2024 रैली का ईयर था। तकरीबन अगस्त तक तो सब कुछ ही अच्छा चल रहा था। पर उसमें भी अगर आप देखिए तो जो निफ्टी एनर्जी है उसकी परफ़ॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी मंथ दर मंथ नहीं रही है। पीछे चलते हैं, 2023 देखते हैं। 2023 में कुछ ऐसे महीने रहे हैं जैसे कि जून 30th को जून को देखिए आप, या फिर अक्टूबर को देखिए, या नवंबर या दिसंबर। इनमें तकरीबन 9.8, 14, 9% तक की परफ़ॉर्मेंस दी है। तो जो परफ़ॉर्मेंस थी स्टार्ट हुई थी वही नीचे की परफ़ॉर्मेंस, बट जून के ऊपर पिक करनी शुरू की 2023 में, और 2024 को अगर कंटिन्यूएशन में देखें तो फिर जनवरी आते-आते सारा जो बढ़त थी वो टूट गई और अब तो ये नेगेटिव में जा रहा है। इसके पीछे चले 2022 देखें, तो 2022 में भी बहुत अच्छे महीने एनर्जी ने वर्टिकल ने नहीं बताए हैं। 10.74% या 8.02%, ये 2 ही महीने आपको मिलेंगे जहाँ पे कि इन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, बाकी आप नेगेटिव में ही जाता देख रहे हैं। ये 2021 है। यहाँ पे भी देखिए हम कोविड में नहीं जाएँगे 2020 में, हम यहाँ 2021 तक रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो 1, 2 और 3 महीने ही रही है, जहाँ पे कि इसने 16% या 10% के आसपास का रेज़ लिया है। बाकी सारे महीने में ये बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं आ रही है। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं और देखते हैं कि उनके परफॉर्मेंस कैसे चल रहे हैं। तो हमें टोटल इस बेंचमार्क के ऊपर एक ही म्यूचुअल फंड मिला जो कि सेम बेंचमार्क लेके चल रहा है, क्योंकि वो बहुत पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है, वो भी पिछले साल ही रिलीज़ किया गया था। अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया है इसलिए उसका डेटा उतना पब्लिक अवेलेबल नहीं है। हम आपको मनी कंट्रोल की पेज पे लेके चलेंगे और फिर आपको हम डिटेल में समझाएंगे उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। जो सेम बेंचमार्क पे चल रहा है म्यूचुअल फंड, उसका नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये लास्ट ईयर रिलीज़ किया गया था। अगर अभी इसकी परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन ये 9 रुपीज़ 90 पैसे के ऊपर चल रहा है। ये 22nd ऑफ जनवरी का डेटा है। अब यहाँ पे मेन कहानी क्या है कि जो म्यूचुअल फंड रिलीज़ होते हैं वो 10 रुपीज़ पे रिलीज़ होते हैं, उनका एनएवी होता है। यानी कि इस समय इसका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो नेगेटिव चल रहा है। माइनस ऑफ 1.37% नीचे चल रहा है। हालाँकि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हुई थी इस म्यूचुअल फंड में, 10,453 करोड़ का फंड साइज़ है, एक्सपेंस रेशियो 0.6% का है, तो आप वैसा ही एक्सपेंस रेशियो इस नए म्यूचुअल फंड में भी देख सकते हैं। परफ़ॉर्मेंस की बात करें तो परफ़ॉर्मेंस जो इस एनर्जी सेक्टर की, जैसा हम देख ही रहे थे, साल भर में अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं आई है। अगर हम 1 ईयर की बात कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं, तो तकरीबन इसने शुरुआत तो थोड़ी ठीक-ठाक करी थी, पर यहाँ आते-आते तकरीबन 30th ऑफ अक्टूबर के आते-आते फिर इसकी परफ़ॉर्मेंस नीचे जाना शुरू हो गई और तकरीबन आप देखिए 13 जनवरी को तो ये नेगेटिव ही चला गया। तो इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस इस समय आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर परफ़ॉर्मेंस देखें तो 1 वीक का तो आप समझ लीजिए 1.74% है, पर मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स और ईयर टू डेट सारा ही नेगेटिव में चल रहा है। ये स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी को पिछले साल, अभी इसने 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया है इसलिए इसका सिप रिटर्न और 1 ईयर का डेटा नहीं मिलेगा। पर अगर ओवरऑल देखें तो 0.40% की ग्रोथ लेके चल रहा है। आपको इसको देख के अगर कुछ याद आता है तो आता है डिफेंस फंड याद आते हैं। उसी तरीके से ये इस समय रिटर्न्स लेके चल रहा है। अगर कंपनीज़ की बात करें कि कौन-कौन सी कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया था, तो इसमें टोटल जो है तकरीबन देखिए 29 स्टॉक्स में ये कंपनी इन्वेस्टेड है, जिसमें कि लार्ज कैप में 56.3%, मिड कैप में 20.16% और स्मॉल कैप में 10.12% के अंदर इन्वेस्टेड है। तो सारी ही अच्छी कंपनियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो छोटी या हल्की कंपनी को आप समझ सकते हैं। ये सारी कंपनियाँ उसी में हैं। पर इस समय एनर्जी का वर्टिकल नहीं चल रहा है। उसके कारण
पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रेजेंटेशन से, इस डेटा से समझ में आया होगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और आपको मदद मिलेगी आप डिसाइड करने में कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के? तो देखिए, तकरीबन मार्च अप्रैल के महीने में एसबीआई का अपॉर्चुनिटीज़ फंड आया था और उसने मार्केट में एक बहुत अच्छा हाइप क्रिएट किया था। तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया था पब्लिक द्वारा, क्योंकि सबको पता है कि एनर्जी थीम जो है वो एक निश स्किल है जो आने वाले टाइम में आगे बढ़ेगी। पर हशर क्या हुआ उस म्यूचुअल फंड का? मान के चलते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के बाद जो मार्केट था वो अच्छा नहीं है और इस समय इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस नेगेटिव में है। पर सितंबर के पहले का टाइम अगर देखें तो जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस इस म्यूचुअल फंड ने दिया था वो तकरीबन 18.59% का था, जहां कुछ म्यूचुअल फंड 40% को टच करके बैठे हुए थे, जहां पे कंपनी अपनी ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई बना के बैठी थी। वहां पे भी ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 18% का रिटर्न दे पाया था। अब देखिए, पेरिस में एक मीटिंग होती है जिसमें कि दुनिया भर के देश जाते हैं और वहाँ जाके डिसाइड करते हैं कि वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ऑक्सीजन बढ़ाना, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और इन सभी चीज़ों को देखेंगे। पर क्या ये इतना आसान है? भारत जैसा देश जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के अंडर में आता है, भारत जैसे देश में जो सरकार है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? मान के चलते हैं कि सरकार चाहती भी है कि वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करे या फिर ऑक्सीजन को हटाने के लिए काम करे, पर सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? सरकार की प्रायोरिटीज़ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या फिर सबको खाना देना होगा, या फिर आप मान के चलिए कि ट्रांसपोर्टेशन थीम हो सकता है, या लॉजिस्टिक्स हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। ये सरकार की ज़्यादा बड़ी नीड्स हैं। अगर जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर के अंडर में उसको देखें तो वो एक अच्छा काम कर रही है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब एक बड़ी कंपनी है। कन्वर्ट करना फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल, ये पूरी एक टेक्नोलॉजी कन्वर्जन होगी जिसमें कि नए इनोवेशंस, नए पेटेंट लगेंगे, नई मशीनरी लगेगी और इसमें टाइम लगेगा। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए, या फिर आप प्रोग्रेसिव टाइप का थॉट रखते हैं जिसमें कि आप सोचते हैं कि जाहिर सी बात है जो कंजम्पशन आज के टाइम में चल रहा है वो तकरीबन 15 साल के बाद 15 डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो सकता है, पर क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इतने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करें और आप इस थीम के ऊपर रुकें? इससे अच्छा एफएमसीजी है या ट्रांसपोर्टेशन है या मैन्युफैक्चरिंग थीम है जहाँ पे कि ग्रोथ थोड़ी जल्दी दिखाई पड़ रही है। डेफिनेट सी बात है एनर्जी सेक्टर में भी ग्रोथ आएगी ही आएगी, पर हो सकता है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगे। म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसकी कंपनीज़ के बारे में 40 कंपनीज़ के बारे में बात किया वो तकरीबन निफ्टी 50 के बराबर की कंपनियां हैं। बड़ी कंपनी है, डेवलपमेंट करने में टाइम लगता है। हो सकता है अगर आप इसमें निवेश भी करें, अभी नेगेटिव है, आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, आप एक लंबा टाइम देख के चलते हैं, जाहिर सी बात है अगला 2 महीने 3 महीने 6 महीने में मार्केट पलट जाएगा, मार्केट वापस ठीक हो जाएगा, पर जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ थोड़ा कम दिख रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। खैर, ये हमारी राय है। म्यूचुअल फंड में कोई बुराई नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके लंबे टाइम के लिए रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, और अगर आप नहीं भी रुकना चाहते हैं तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करेंगे। इस समय भी जा कर के अगर आप एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड खरीदते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 रुपये के एनएवी से कम के एनएवी पे ही आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आप देख सकते हैं। हमारा काम था आपको जो हम सोच रहे थे जब हम ये म्यूचुअल फंड बना रहे थे, जब हम डेटा देख रहे थे, तो जो हमारी सोच थी वो आपको बताना। हमने दोनों काम किया, हमने आपको पूरा डेटा भी दिखाया और फिर अपनी सोच भी बताई। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है।
आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि।